हेलो एवरीवन, प्रिस्टीन केयर सर्जरीज में आप सबका स्वागत है। प्रिस्टीन केयर सर्जरीज पे आज हम एक और लाइव सेशन कर रहे हैं जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली एनसीआर के एक मशहूर सर्जन डॉक्टर पीयूष गुलाबराव निगम। वेलकम डॉक्टर निगम। हेलो, थैंक यू। डॉक्टर निगम को 15 ईयर से भी ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है जिसमें वो थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स को पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पाइलोनेल साइनस जैसी बीमारियों को ट्रीट कर चुके हैं। आज का जो सेशन है हमारा वो होने वाला है इसी के बारे में, जहाँ पे हम लोग पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की क्वेश्चंस लेने वाले हैं और डॉक्टर पीयूष उन सबको आंसर करेंगे। तो आपको जो भी क्वेश्चंस है आप सबको वो आप अपने हमारे को कमेंट में भेज सकते हैं और यहाँ पे हम उनको डायरेक्टली पिकअप करेंगे। डॉक्टर पीयूष, आजकल हम देख रहे हैं विद टाइम बहुत ज़्यादा पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसका रीज़न क्या लाइफस्टाइल है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सो वन ऑफ द फैक्टर्स जो प्ले करता है, यू कैन से इट इज़ लाइफस्टाइल, बिकॉज जो लाइफस्टाइल इश्यूज है, जो सो लाइफस्टाइल इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ थिंग्स, जैसे कि हमारा खाना, राइट, जो हम खाना खाते हैं। सो आजकल मैक्सिमम टाइम लोग बाहर का आउटसाइड फूड लेते हैं विच ऑल्सो इंक्लूड्स जंक फूड, राइट। इट मे बी पिज़्ज़ा, इट मे बी बर्गर, देन बाहर के मसाले वाला या बाहर के तेल वाला खाना, राइट। सो ऑब्वियसली ये जो बाहर का खाना रहेगा, सो इट्स बिट डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट और इट मे गिव यू सम सॉर्ट ऑफ कॉन्स्टिपेशन and you may need to pass stools 2 or 3 times. It is not everyone is not able to digest it properly. So obviously this is one of the reasons. Then pani kam peena, one of the reasons in lifestyle is taking less water, okay, and then taking less fibers in the diet. So इस वजह से भी ये दिक्कत बढ़ती है। So obviously lifestyle factors का इसके ऊपर impact तो पड़ेगा ही। Got it. So आप कह रहे हैं कि बाहर का खाना खाने से हमारे को कॉन्स्टिपेशन होता है, कम पानी पीने से वजह से हमारे को ऐसी बीमारियां होती हैं। Yes, so कम पानी पीने से what is the thing is a human body is made up of 70% water. Right. So obviously you have some requirement of water for your daily activities, like water loss होता है आपकी बॉडी से, like when you urinate or you defecate, right, या आपको पसीना आता है, आपके आंखों में पानी आता है, आंसू आते हैं, perspiration होता है, जिस वजह से water loss होता है। So obviously your body will absorb that water from the guts. Right. So if you're not fulfilling that requirement of water जो आपकी रहनी चाहिए on an average, like आप 2 लीटर 2.5 लीटर, so normally this much of water you can take in 24 hours time. So if you're not taking that much amount of water, then obviously the water will be absorbed from the intestine, and when that happens, then you face the problem of constipation. And then constipation is the reason for these number of problems. Got it. और हमारी व्यूअर्स के लिए एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं इस बीमारी के? ओके, सो बेसिकली पाइल्स के बारे में हमारी बात करें तो पाइल्स आर नथिंग बट सोलन और डायलेटेड रेक्टल और एनल वेन्स। ओके, सो बेसिकली एनल कैनाल में जो वेन्स रहती है वो डायलेट होना शुरू होती है या सोलन होना शुरू होती है। अच्छा। सो दैट इज व्हेन द पाइल्स डेवलप्स। ओके। और लक्षण जो है दैट विल डिपेंड ऑन what is the severity of the disease, like क्या है grade piles का। So normally there are 4 grades of piles, grade 1, 2, 3 and 4. So the symptoms may differ according to the grade of the problem. शुरुआती लक्षण अगर आप बोले तो शुरुआती लक्षणों में किसी पेशेंट को मोशन करते वक्त थोड़ा बहुत ब्लड दिखना, अच्छा, या जलन होना या फिर दर्द होना। सो ये कुछ शुरुआती लक्षण रह सकते हैं किसी में, किसी पेशेंट में शुरुआती लक्षण ना रहे और उसको इनिशियल स्टार्टिंग हो चुकी हो पाइल्स की, और जब वो पाइल्स जो है बिकॉज ऑफ द वेरियस डाइटरी फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल फैक्टर्स, अगर वो बढ़ता है एंड देन बढ़ने के बाद देन वो दूसरे लक्षण बनाना शुरू करता है। सो उसमें डिफर हो सकते हैं ये लक्षण। गॉट इट सर, थैंक यू सर। कुछ क्वेश्चंस आने लगे हैं हमारे पास, तो विल पिक अप वन क्वेश्चन। किसी ने पूछा है कि पीछे बार बार जलन होती है, क्या ये पाइल्स हो सकते हैं? ओके, सो जलन होने के बहुत सारे रीजंस है। देयर इज नॉट वन स्पेसिफिक रीजन कि पाइल्स अगर है तो पाइल्स की वजह से ही जलन होगी।
सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न, बट देर आर अदर रीजन्स ऑल्सो जिसमें जलन हो सकती है. नाउ व्हाट आर दोज रीजन्स? मोशन करने के बाद अगर मल मोशन की एरिया में, एनल एरिया में चिपका रहता है, इफ इट इज नॉट क्लीन्ड प्रॉपरली, Okay. so that is, you can say, as a hygiene thing, hygiene issue. If the person is not cleaning the anal area properly with water, so मल के जो थोड़े कण है वो चिपके रह सकते हैं, which may be corrosive for the skin, Okay. and that corrosion may lead to burning, perianal burning या जलन की symptoms हो सकते हैं उसमें. Then some patients, they have issues with like some food products. Okay. जैसे कि बाहर का खाना खा लेते हैं या तीखा ज़्यादा खा लेते हैं या गरम मसाले वाला ज़्यादा खा लेते हैं. सो इन चीज़ों से उन्हें जलन हो सकती है. सो दैट इज़ स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर पर्सन कि भाई उनको उस स्पेसिफिक खाने से ये चीज़ होती है. सो देन ही कैन अवॉइड those things, or he can decrease the quantity of those things in his eating. Understood. Then the next reason may be जैसे पसीना आता है, so that may be one of the reasons. Then if you are using a flush, like while if you are staying in a high rise, अगर आप ऊंची बिल्डिंग में रहते हो and आप रहते हो lower floors पे, so obviously आपके नलों में जो pressure रहेगा पानी का, that will be very high. Okay. And now you can see most of the high-rise apartments, most of the people, they don't have Indian toilets. Correct. So they have these commodes, Western toilets. और Western toilets में रहते हैं flush. So whenever it is a high-rise, so obviously the flush में जो pressure रहेगा, that will be very high. And after passing stools, if someone is using that flush, and if it is having very high pressure, so obviously that water jet will have a effect of injury on the perianal skin. And then that microscopic injury will happen. बहुत obvious injury नहीं रहेगी, but it is microscopic injury. And after passing stools, if the stool gets in contact with those microscopic injuries and वो सही से clean नहीं होती है, तो that is also one of the reasons कि जिससे जलन होगी. Understood. अब रही बात piles की, so obviously if the person is having grade 4 वाला piles, या person is having a fissure which is देयर फॉर अ लॉन्गर टाइम, जिसको क्रॉनिक फिशर बोलते हैं, जिसमें कि सेनिटिनल टैग्स या स्किन के आउटग्रोथ्स बननी शुरू हो जाती है. एंड व्हेन द स्किन की आउटग्रोथ्स बनती है और या फिर पाइल्स का लंप रहता है जो ग्रेड 4 टाइप्स है या बहुत बड़ा लंप है, सो ऑब्वियसली वहाँ पे क्लीनिंग प्रॉपरली नहीं होगी. ओके. एंड देन दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि जलन हो सकती है मोशन में. गॉट इट सर. सो दीज आर अ नंबर ऑफ रीजंस कि जिससे पेरियानल बर्निंग हो सकती है. यू कैन नॉट पिन पॉइंट कि ये पाइल्स की वजह से ही हो रही है. सो एज आई हैव सेड, देयर आर नंबर ऑफ रीजंस. ऑब्वियसली once the physical examination is done, then only it can be said whether कि ये पाइल्स से हो रही है नहीं हो रही है. गॉट इट. कूल. थैंक यू सर. अगर ये व्यूअर्स के लिए है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और नीचे दिए गए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे एक्सपर्ट्स आपकी हेल्प करेंगे आपकी किसी भी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए. सर एक और क्वेश्चन भी है हमारे पास जिसमें लिखा है, मेरे एक दोस्त को सिम्टम्स हैं जलन, कॉन्स्टिपेशन और स्टूल में खून आना, पर उसे डॉक्टर ने फिशर बोला था. दोनों में क्या डिफरेंस है? ओके, सो एज आप जो क्वेश्चन आया है व्यूअर से कि जिसमें उनके फ्रेंड को कॉन्स्टिपेशन भी है और जलन भी है एंड देन ब्लड भी है. सो ऑब्वियसली द सिम्टम्स आर ओनली टेलिंग द स्टोरी, राइट? सो व्हाट इज द स्टोरी इन दिस? So obviously the patient is having constipation. So constipation means उन्हें hard stools pass हुआ होगा. Okay. So the anal opening has a specific diameter. So obviously whenever hard stools वहाँ से pass होगा, so it is acting like a stone. So whenever pass out होगा वो, so it will rub against the wall of the anal canal. And during this process of rubbing, it may create injury. Injury मतलब घाव. Okay. So ये घाव बना देगा. सो ये घाव जब बनाएगा, सो दैट घाव इज नथिंग बट अ फिशर. गॉट इट. ओके. सो जब घाव बनेगा तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ब्लड तो आएगा ही. किसी किसी को फिशर में भी थोड़ा ज़्यादा ब्लड आता है, किसी किसी को नॉर्मल आता है या इनफ्रिक्वेंटली आता है या फ्रिक्वेंटली भी आ सकता है. अब जलन होने का कारण ये है कि ऑब्वियसली वहाँ पे घाव बना है. अब घाव बनने की वजह से जब वहाँ पे मल द्वार से जब मल जाएगा एंड देन वहाँ पे घाव के ऊपर मल चिपका रहेगा, तो दैट इज द रीजन फॉर हिज बर्निंग. सो दिस इज द रीजन फॉर बर्निंग. सो ऑब्वियसली द डिफरेंस बिटवीन फिशर और पाइल्स इज, फिशर इज नथिंग बट अ वुंड या घाव जो
एनल ओपनिंग के पास बन जाता है. गॉट इट. इट मे बी ऊपर की तरफ बने, नीचे की तरफ बने, दोनों तरफ बने, या ऑल अराउंड बने. सो इट कैन बी एनी प्रेजेंटेशन. गॉट इट. और एज आई सेड, पाइल्स इज डिफरेंट. पाइल्स इज नथिंग बट सोलन एनल या रेक्टल वेन्स जिसमें कि लम्प फॉर्मेशन रहेगा, मतलब मस्सा दिखेगा. Got it. सो दैट इज द डिफरेंस. सो अगर लंप है तो आपको फॉर श्योर पाइल्स है, अगर लंप नहीं है और जलन हो रही है तो शायद फिशर हो सकता है या पाइल्स भी हो सकता है. हाँ, दोनों हो सकता है ऑब्वियसली, बिकॉज ये सिम्टम्स जो है किसी पेशेंट को फिशर की वजह से दिक्कत होती है एंड द पेशेंट इज हैविंग पेन एंड द पेशेंट आते हैं ये समझ के कि उनको पाइल्स की वजह से दिक्कत हो रही है. बट एग्जामिनेशन में जब हम देखते हैं तो उन्हें पाइल्स इतना बड़ा नहीं रहता है. द मेन सिम्टम उनका जो रहता है वो रहता है फिशर का. क्योंकि फिशर में पेन अगर है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम फिशर में पेन रह सकता है. स्पेसिफिकली इनिशियल लेवल पे जब सिम्टम आते हैं, फर्स्ट टाइम एपिसोड रहता है फिशर का, तो मे बी पेन इतना ना हो अगर डीप कट नहीं है तो. बट किसी किसी को ऑन एंड ऑफ ये सिम्टम्स आते रहते हैं और धीरे धीरे फिशर की वजह से जो एनल मसल है जिसको इंटरनल स्फिंक्टर मसल बोलते हैं, ओके, सो ये मसल इरिटेट होना शुरू हो जाता है एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल क्रिएट अ स्पैज्म. स्पैज्म मतलब अकड़ जाना. अच्छा. नाउ द एनल ओपनिंग इज लाइक दिस सर्कुलर, सो द मसल विल बी आल्सो सर्कुलर. राइट. अब अगर ये अकड़ जाएगा तो ये ऐसे अकड़ेगा, छोटा हो जब जाएगा. ये ऐसे अकड़ेगा तो ये एनल ओपनिंग को भी छोटा करेगा. गॉट इट. अब व्हेन दिस मसल इज लाइक दिस टाइट, सो ऑब्वियसली ये जब जबरदस्ती खुलेगा फॉर पासिंग स्टूल्स, तो ऑब्वियसली द पेशेंट विल बी हैविंग पेन. पेन की सीवियरिटी ऑब्वियसली डिपेंड करेगी इसके स्पैज्म के ऊपर. गॉट इट. एंड दिस स्पैज्म इज द रीजन कि वो हील नहीं होने देता है फिशर को. गॉट इट. क्योंकि जब वहाँ पे प्रेशर बनता है, सो दैट इज द पॉइंट कि ये फिशर जो है ये क्रॉनिसिटी में जाता है. अच्छा. एंड देन द पेशेंट विल हैव क्रॉनिक फिशर. गॉट इट. सॉरी. एंड दैट क्रॉनिसिटी ऑफ द फिशर इज द रीजन कि पेशेंट को सिम्टम्स जो है वो वैक्स एंड वेन होते रहते हैं. वैक्स एंड वेन मतलब कभी आ जाएंगे, कभी चले जाएंगे, थोड़ा रिलीफ मिलेगा, बट कभी उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो गया, then the fissure gets reactivated and again it makes the muscle go into spasm and then again the patient faces the same problem. Understood. ऐसे. Got it, sir. सर किसी का सवाल है, आई एम यूजिंग एनोवेट क्रीम पर कभी कभी ब्लीडिंग हो जाती है, क्या ये ऑइंटमेंट से ठीक हो जाएगा या मुझे कोई और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? ओके. सो जैसे मैंने बताया, ब्लीडिंग के नंबर ऑफ रीजंस रह सकते हैं. अगर किसी को मोशन करते वक्त ब्लीडिंग हो रही है, सो दैट डज नॉट स्पेसिफिकली मीन्स कि आपको ये फिशर की ही वजह से हो रही है, ये पाइल्स की ही वजह से हो रही है. क्यों? क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ रीजंस फॉर पीआर ब्लीड. ओके. अब ये क्या क्या रीजंस रह सकते हैं? सो इट कैन बी अ फिशर, इट कैन बी अ पाइल्स, देन इट कैन बी ऑल्सो अ पॉलिप, इट कैन बी अ रेक्टल अल्सर, इट कैन बी अ मैलिग्नेंसी. ओके. मैलिग्नेंसी मतलब एनल कैंसर या एनोरेक्टल जंक्शन का कैंसर. गॉट इट. सो सी यू कैन सी दैट देयर आर नंबर ऑफ रीजंस. सो ऑब्वियसली whenever a patient is having a PR bleed, so obviously मलम यूज कर रहे हैं वो, so that is for the symptomatic treatment. Right. So if it is because of piles, so obviously he can use Anovate ointment which may give him some relief. Got it. But a physical examination will always be a better thing to do. Got it. So that everything else is ruled out. Got it. According to the patient's age criteria, according to his symptoms, a physical examination is of utmost importance here, जिसमें कि a PR examination is done, then a proctoscopy is done to see what is the reason for the bleeding. Then whenever there is a suspicion, like किसी का age, if the age of the patient is more than 50 years, 55 years, or if the patient की history है family में, where there is a history of cancers, कोलोन कैंसर या कोई भी ऐसे कैंसर की हिस्ट्री है, सो ऑब्वियसली उस पेशेंट में आफ्टर अ पीआर एग्जामिनेशन, आफ्टर अ प्रोक्टोस्कोपी, एक कोलोनोस्कोपी भी एडवाइस हो सकती है. अच्छा. टू सी फॉर द रेस्ट ऑफ द कोलोन. ओके. सो दैट द होल ऑफ द कोलोन वेदर इट इज ऑल ओके देयर, वहाँ कुछ अलग से तो रीजन नहीं है कि जिस वजह से ये ब्लीडिंग हो सकती है. ओके. सो
it is to be like that. गॉट इट। सर प्रोक्टोस्कोपी एग्जाम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ओके, सो प्रोक्टोस्कोपी मतलब एक डिवाइस रहता है जो स्कोप बोल सकते हो आप, दूरबीन जिसके बोलते हैं। ओके। सो जब दिस इज डन इन एन ओपीडी सेटअप। अंडरस्टूड। इसमें एडमिट होने की जरूरत नहीं रहती है। ओके। सो इट इज डन ऑन अ ओपीडी सेटअप जस्ट टू सी द इंटरनल एरिया ऑफ द एनल कैनाल। सो किसी पेशेंट को इंटरनल पाइल्स रहती है ग्रेड 1 या ग्रेड 2 की या ग्रेड 3 की भी, सो इन दैट सिनेरियो फिर हम प्रोक्टोस्कोप भी करते हैं ड्यूरिंग द ओपीडी टाइम इटसेल्फ, एंड देन वी सी द इंटरनल एरिया टू evaluate the grading of the piles. Got it. So that is proctoscopy. Clear. So to decide क्या grade है हमारे को प्रोक्टोस्कोपी एग्जाम करना पड़ेगा? Yes. So proctoscopy is important to see the internal area, internal anal canal for that. किसी ने सवाल पूछा है सर, क्या पाइल सर्जरी के बिना ठीक हो सकते हैं? मैं सर्जरी से डरता हूँ। इफ नॉट, व्हाट आर द सेफेस्ट ऑप्शन फॉर सर्जिकली ट्रीटिंग पाइल्स? ओके, सो देखिए जैसे मैंने बताया हर पेशेंट का सिम्टम अलग रह सकता है जी। किसी को ऑन एंड ऑफ ब्लीडिंग रह सकती है, किसी को माइल्ड ब्लीडिंग रह सकती है, किसी को पाइल्स की वजह से ब्लीडिंग रह सकती है या पाइल्स और फिशर की वजह से ब्लीडिंग रह सकती है। ओके। किसी पेशेंट को ग्रेडिंग ऑफ पाइल्स में भी ग्रेड 2 रह सकता है या ग्रेड 4 भी रह सकता है। Now the treatment obviously will depend on what is the type of the disease, how severe are the symptoms, how much is the time the patient is facing the symptoms. Got it. Symptoms कितने दिनों से फेस हो रहा है, ब्लीडिंग की क्वांटिटी कितनी है, whether it is very much बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, the frequency of the bleeding is also taken into account कि फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, बहुत फ्रीक्वेंटली ब्लीडिंग होती है। सो इन कुछ चीज़ों को इवैल्यूएट करना पड़ता है। अगर पेशेंट को सिम्टम्स जो है वो इनिशियल लेवल के है, वेयर ब्लीडिंग इतनी स्पेसिफिक नहीं है या पेन इतना स्पेसिफिक नहीं है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो के बाद थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हुई थी, देयर इज नो सिम्टम ऑफ लम्प कमिंग आउट, पेन बहुत ज़्यादा नहीं है, इन दैट सिचुएशन पेशेंट ऑब्वियसली वो ऑइंटमेंट या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट लेके ही कैन सी। गॉट इट। जिसमें कि कुछ मेडिसिन्स होती है, टैबलेट्स होती है, लोकल एप्लीकेशन के लिए ऑइंटमेंट्स होती है, गुनगुने पानी में बैठ के सिकाई होती है। देन कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशंस रह सकती है, जिसमें कि पेशेंट अपना डाइटरी फाइबर्स बढ़ाए या वाटर इनटेक मेंटेन रखे, कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करे, ही शुड फॉलो अ प्रॉपर लाइफस्टाइल। अब इन चीज़ों से इफ द पेशेंट इज गेटिंग रिलीफ देन ही कैन obviously he can decide it whether he is relieved or not. He is the best judge to decide. Got it. And if he thinks that he is getting relieved or he is symptomatically better, then obviously he can use those things. Got it. But अब कुछ पेशेंट्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा पेन में रहते हैं। अब जैसे मैंने बताया फिशर की वजह से स्पैज़म होता है, राइट। या फिर कुछ पेशेंट्स आते हैं कि जो ट्रीटमेंट तो ले रहे हैं, 3-4 डॉक्टर को दिखा दिया है और कभी पहले डॉक्टर की मेडिसिन ली, फिर दूसरे डॉक्टर को दिखा के दूसरे डॉक्टर की मेडिसिन ली, फिर तीसरे डॉक्टर को दिखा के तीसरे डॉक्टर की मेडिसिन ली, एंड स्टिल दे आर लाइक डूइंग डॉक्टर शॉपिंग। डॉक्टर बदल बदल के दिखा रहे हैं, जिन्होंने मेडिसिन बताई है वो मेडिसिन यूज़ करके देख ली, स्टिल दे आर नॉट हैविंग रिलीफ टिल द फिशर वुंड इज देयर विच इज़ नॉट हीलिंग, या ब्लीडिंग है या पेन भी बढ़ रहा है या सीवियरिटी बढ़ रही है पेन की, या लम्ब जो है जो पहले थोड़ा रहता था अब ज़्यादा आने लग गया है, राइट। या ब्लीडिंग पहले थोड़ा होता था अब ज़्यादा होने लग गया है। सो ऑब्वियसली ऐसे पेशेंट्स जो रहेंगे उन्हें मेडिसिन से रिलीफ मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इन दैट सिनेरियो फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट का ऑप्शन हमें पिक्चर में लेना पड़ता है। ठीक है। अब जैसे सेफेस्ट सर्जरी जो बोले, एवरी सर्जरी इज अ सेफ सर्जरी बिकॉज whenever it is any surgery we don't directly plan a surgery. Okay. So obviously patients जब admit होते हैं for any procedure, so the patient his blood profile is done, सारे blood test होती है, ECG होता है, X-ray होती है, anesthesia fitness होता है, किसी का अगर physician fitness है तो physician fitness होता है। When from every aspect the patient is fit for the surgery, then only the procedure is done. Got it. Now इसमें वेरियस टाइप्स की सर्जरीज होती है, जैसे कि ओपन सर्जरी जिसे बोले, जिसे कट की सर्जरी बोलते हैं। ओके।
सो ओपन सर्जरी इज़ नथिंग बट जो नॉर्मली कन्वेंशनल सर्जरी जिसमें हम करते हैं, जिसमें अगर किसी को ग्रेड 4 पाइल्स है, ग्रेड 3 पाइल्स है, तो वो हम एक्सरसाइज कर देते हैं, दैट इज़ का कन्वेंशनल सर्जरी। गॉट इट। ना उसमें कुछ एडवांस सर्जरीज रहती है या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज बोल सकते हैं कि जिसमें सॉरी लेज़र आ गया या स्टेपलर आ गया, देन ये कुछ सर्जरीज होती है जिसमें कि ये एडवांस सर्जरी बोल सकते हैं या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज बोल सकते हैं। सो ऑब्वियसली कन्वेंशनल सर्जरी में व्हेनेवर पाइल्स मास एक्साइज हो रहा है वहाँ से, मतलब कट रहा है वहाँ से, सो कटने के बाद वहाँ पे घाव रहेगा, घाव जो रहेगा दैट इज़ द रीज़न फॉर पेन। सो इसीलिए कन्वेंशनल सर्जरीज में जो पेन होता है वो इसी कारण होता है क्योंकि वहाँ घाव रह रहा है जो भरेगा ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ। सो इसी वजह से पेशेंट को पोस्ट सर्जरी में पेन काफ़ी रह सकता है, हीलिंग ज़्यादा टाइम लेता है, घाव भरने में उतना टाइम लेता है। अब उसके विपरीत अगर हम लेज़र सर्जरी देखें या स्टेपलर सर्जरी देखें, सो इसमें बाहर से कोई घाव नहीं रहता है क्योंकि अगर पाइल्स मास है तो लेज़र जो है, लेज़र वो पाइल्स मास के अंदर जाके उसे अंदर से जला देता है। अच्छा। किसी को अगर हायर ग्रेड का पाइल्स है तो इन दैट सिनेरियो फिर स्टेपलर सर्जरी भी होता है, स्टेपलर हेमोरोडोपेक्सी, जिसमें कि स्टेपलर यूज़ होता है जो इंटरनली यूज़ होता है, जहाँ से पाइल्स का मासेस का ब्लड सप्लाई स्टार्ट हो रहा है। अच्छा। सो दैट वो स्टेपलर जो है वो म्यूकोसा अलॉन्ग विद द ब्लड सप्लाई ऑफ द पाइल्स मासेस वो उसमें खींच लेता है और वहाँ डिस्कनेक्ट कर देता है, वहाँ पे स्टेपल्स आ जाती है। सो ऑब्वियसली बाहर से कुछ कट नहीं हो रहा है। सो वंस द डिस्कनेक्शन इज डन, देन ये जो पाइल्स मासेस है देन दे श्रिंक इन साइज ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4 वीक्स एंड देन दैट इज़ द रीज़न कि पेशेंट को इन सर्जरीज में उतना पेन नहीं रहेगा जितना कि कन्वेंशनल सर्जरी में रह सकता है। गॉट इट सर। सर एक इसी के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन आया है हमारे पास, जहाँ पे पूछ रहे हैं क्या लेज़र सर्जरी से पाइल्स परमानेंटली ठीक हो जाता है, और मुझे डॉक्टर से लेज़र करवाने को बोला है, हाउ सेफ इट इज़? ओके, सो पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या लेज़र सर्जरी से ये परमानेंटली ठीक हो जाता है? हाँ जी। सो देखिए, सबसे पहले तो इसमें हमें एटियोलॉजी पता करनी पड़ेगी, एटियोलॉजी समझनी पड़ेगी कि पाइल्स एक्चुअली होता क्यों है। नाउ देयर आर 2 रीजंस, ब्रॉड रीजंस बोल सकते हैं कि क्यों होता है। सो वन इज़ अ जेनेटिक रीज़न, जेनेटिक हिस्ट्री, जैसे कि पापा को था या उनके फादर को था या पापा के भाई को था। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि जेनेटिक बोल सकते हो थोड़ा बहुत कंपोनेंट। सेकेंड इज़ लाइफस्टाइल इश्यूज, लाइफस्टाइल कंपोनेंट। ओके। सो ऑब्वियसली जेनेटिक कंपोनेंट उसमें बोलेंगे हम, जैसे कि आप किसी पेशेंट का एज है कम, एज इज़ 25 ईयर्स या 35 ईयर्स या 40 ईयर्स, एंड that patient in that age is having a grade 3 या grade 4 component of piles. So obviously in this scenario the genetic history may be stronger. So family में history हो सकती है किसी की। अब family में history इतनी ही नहीं रहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके फादर तक जा सकते हो, फादर के फादर तक जा सकते हो, बट फादर के फादर के फादर या उनके भाई, सो ये जेनेटिक हिस्ट्री वहाँ तक जा सकती है। सो ऑब्वियसली कम एज में ज़्यादा ग्रेड का पाइल्स हो रहा है, दैट मीन्स देर इज सम जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन या जेनेटिक कंपोनेंट। सेकेंडली देर इज अ लाइफ स्टाइल थिंग। सो वेन एवर इट इज लाइफ स्टाइल, सो इट विल इंटरप्ले बिटवीन द टू, देर विल बी एन इंटरप्ले बिटवीन द 2 फैक्टर्स। सो जब किसी की जेनेटिक हिस्ट्री है और उसकी लाइफ स्टाइल भी खराब है, सो ऑब्वियसली दिस इज द पर्सन हु इज मोर प्रोन टू डेवलप पाइल्स, राइट। बट किसी की जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है और लाइफ स्टाइल भी भले खराब है तो उसकी इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी, या अगर उसे होता भी है तो इतना सीवियर ग्रेड का या हाई ग्रेड का पाइल्स नहीं होगा, राइट। बट लाइफस्टाइल भी अच्छी है, जेनेटिक हिस्ट्री भी नहीं है, तो ऑब्वियसली दिस इज द पर्सन हु वोंट हैव एनी इश्यूज विद द पाइल्स, राइट। सो ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन दिस। सो लेजर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिक्रीज द पेन। सो जैसे मैंने बोला कि इफ़ इट इज़ डन कन्वेंशनली, तो कन्वेंशनली जब करते हैं तो वहाँ पे घाव रहेगा, कटिंग होगा, ज़्यादा कटिंग होगा, हीलिंग टाइम ज़्यादा रहेगा, जितना ज़्यादा कटिंग रहेगा उतना ज़्यादा पेन रहेगा। सो एज वी सी, लेज़र अगर यूज़ होता है तो लेज़र विल बी यूज एज अ डिवाइस विच विल प्रिवेंट द कटिंग, मतलब हमें ज़्यादा कट करने की ज़रूरत नहीं है, हम पाइल्स को अंदर से श्रिंक कर रहे हैं, सो देयर इज़ नो रॉ एरिया, देयर इज़ नो वुंड, सो ऑब्वियसली पेन उतना नहीं रहेगा और हीलिंग भी जल्दी हो, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस विद लेजर्स। ओके, अब आपके सेकंड पॉइंट पे आते हैं जो था सर
इन्होंने पूछा है हाँ, आगे लेज़र की सेफ्टी। लेजर कितना सेफ है, राइट? सो जैसे मैंने बोला, लेज़र एनर्जी इज नॉट अ रेडिएशन एनर्जी। अच्छा, सो व्हेन इट इज नॉट अ रेडिएशन एनर्जी, सो ऑब्वियसली इट इज सेफ। ओके। जैसे अगर आप बोलोगे कि एक्सरे कितना सेफ है या सिटी स्कैन कितना सेफ है, सो ऑब्वियसली सिटी स्कैन या एक्सरे इट इज अ रेडिएशन एनर्जी, राइट। सो ऑब्वियसली व्हेनेवर इट इज रेडिएशन, सो ऑब्वियसली इट इज टू बी अवॉइडेड, राइट? बट अगर वहीं हम लेज़र देखेंगे तो लेज़र इज अ एनर्जी विच इज अ डायोड एनर्जी, so which focuses the energy at one point and then it is used to cut the muscle or burn the tissue, right? So obviously अगर laser है तो that is safe because it is not a radiation energy. So it is a device which helps us to do the procedure very minimally invasively so that the pain is less and the recovery is a little bit faster, like that. Got it. So laser is safe. हाँ, laser is safe. Got it, sir. सर किसी का क्वेश्चन है फिस्टुला डिजीज के बारे में, Okay. जो पूछ रहे हैं कि हमारे को एनल फिस्टुला डॉक्टर ने डायग्नोस किया है, ये कितना सीरियस है और इसका क्या ट्रीटमेंट है? ओके, सो देखिए, फिस्टुला मतलब फिस्टुला इज नथिंग बट भगंदर बोल सकते हैं इसे, जिसमें कि एक ओपनिंग स्टार्टिंग पॉइंट जो रहता है, इट इज़ द इंटरनल ओपनिंग। ओके। मतलब मल द्वार के अंदर में एक ओपनिंग या स्टार्टिंग पॉइंट रहता है जहाँ पे कि इन्फेक्शन बनता है। ये इन्फेक्शन में भी बिकॉज ऑफ एप्सिस फॉर्मेशन, जिसमें कि ग्लैंड एप्सिस या क्रिप्टोग्लैंडुलर एप्सिस बोल सकते हो। ओके। सो वहाँ पे जब इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, देन दैट इन्फेक्शन विल लीड टू पस फॉर्मेशन। ये पस ट्रैक आउट करने की कोशिश करेगा एंड देन इट विल ट्रैक बिटवीन दी मसल प्लेन्स और थ्रू दी मसल प्लेन एंड देन इनटू दी सबक्यूटेनियस टिश्यू, और फिर वो बाहर ओपन करेगा स्किन सरफेस पे। जहाँ पे वो ओपन करेगा वो वहाँ बना देगा एक्सटर्नल ओपनिंग। गॉट इट। सो वैसे देखा जाए, अब इसमें क्या होगा कि इंटरनल ओपनिंग इस पूरे ट्रैक से एक्सटर्नल ओपनिंग के साथ कनेक्टेड हो गई एंड दिस इज कॉल्ड एज अ फिस्टुला, राइट? अब रही बात कितना सीवियर है या नहीं है, सो ऑब्वियसली फिस्टुला जब स्टार्ट होता है, सो इनिशियली इट मे डेवलप एज अ सिंपल फिस्टुला। फिस्टुला धीरे धीरे ये कॉम्प्लेक्स फिस्टुला बन सकता है किसी किसी में। क्यों? क्योंकि फिस्टुला, व्हेनेवर देयर इज अ फिस्टुला, द ट्रीटमेंट विल ऑलवेज बी अ प्रोसीजर। अच्छा। क्योंकि इसमें मेडिसिन का रोल जो रहेगा, दैट विल जस्ट बी टू डिक्रीज इफ देयर इज एनी इन्फेक्शन, कि किसी किसी को पस आता है या सूजन आ गई है आजू बाजू में ओपनिंग के, सो इन्फ्लेमेशन की वजह से। सो उस चीज़ में फिर मेडिसिन का रोल रहता है कि उससे इन्फ्लेमेशन कम हो, सूजन कम हो, पस डिस्चार्ज कम हो जाए। बट जब इंटरनल ओपनिंग और एक्सटर्नल ओपनिंग पेटेंट है, जब तक इंटरनल ओपनिंग पेटेंट है तब तक ये ट्रैक भरेगा नहीं। सो ऑब्वियसली फिर इसमें प्रोसीजर का रोल आ जाता है। गॉट इट। सो दैट इज हाउ इट इज ट्रीटेड। सीवियरिटी विल डिपेंड कि ये डिजीज कितने दिनों से है। अच्छा। किसी किसी पेशेंट को प्रेजेंटेशन डायरेक्टली एज अ फिस्टुला रहता है, किसी किसी पेशेंट को इट में प्रेजेंट एज एन एप्सिस, पेरियनल एप्सिस। गॉट इट। अब पेरियनल एप्सिस में फिर पेशेंट को स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मलद्वार के साइड्स में, पेरियनल एरिया में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा रह सकती है, पेन ज़्यादा रह सकता है, फीवर आना शुरू हो सकता है। अच्छा। अब इन दैट सिनेरियो ऑब्वियसली इट इज़ एन इमरजेंसी, क्योंकि देन दैट पर्टिकुलर थिंग इज टू बी रिमूव्ड, दैट इज टू बी ड्रेन्ड, राइट? सो ये डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकता है, सिम्टम्स भी वेरी कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली सीवियरिटी भी वेरी कर सकती है। गॉट इट, गॉट इट। सो जनरली सिम्टम्स जितना समझ आपने बताया वो ये है कि सूजन आ सकती है और इन्फ्लेमेशन हो सकती है, पेन हो सकता है बहुत ज़्यादा। सो हाँ, गॉट इट। सर किसी ने क्वेश्चन पूछा, आई एम ऑलमोस्ट 28 वीक्स प्रेग्नेंट एंड प्रेगनेंसी के दौरान मुझे पाइल्स हो गया है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है क्या? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेगनेंसी जब होती है तो प्रेगनेंसी में किसी किसी पेशेंट को ये सिम्टम्स आ सकते हैं, बिकॉज प्रेगनेंसी में कोई फीमेल्स को कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ जाती है। Okay. कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ने से ही ये दिक्कत आने की संभावना बढ़ जाती है। जो कि प्रेगनेंसी होती है तो ऑब्वियसली उद्देश्य यही रहेगा कि अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है तो इट शुड बी मैनेज विद कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। Okay. जो कि इन्वॉल्व करेगी कोई लैक्सेटिव लेना या लोकल एप्लीकेशन ऑइंटमेंट यूज़ करना, गुनगुने पानी में बैठना, या हाई फाइबर डाइट लेना, डाइटरी मॉडिफिकेशन सही से रखना, वाटर इनटेक बढ़ाना। सो ये चीज़ें फॉलो करनी थोड़ी बेटर रहेगी, अनलेस इट इज़ वेरी सीवियर। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। क्योंकि प्रेगनेंसी में इशू ये रहता है कि सर्जरी
Generally, if it is not an emergency, when it is not an emergency, then any surgery is to be avoided in the first trimester or the third trimester. Okay. क्योंकि उससे जो पेट में जो बच्चा पल रहा है उसे भी कुछ रिस्क रह सकता है, Understood. इसी वजह से। गॉट इट सर, गॉट इट। हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ गए हैं सर। अगर आप लोगों के पास और भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके आप शेयर कर सकते हैं। सर किसी ने अपने मदर के लिए क्वेश्चन पूछा है। मेरी मदर बहुत खट्टा मिर्ची वाला और चटपटा खाते हैं, उन्हें बहुत समझाते हैं कि पाइल्स भी हो सकता है, ये सच है क्या? ओके, सो खट्टा खाने से या चटपटा खाने से पाइल्स होगा ऐसा नहीं है। ओके। जैसे मैंने बताया, खट्टा खाना या फिर कुछ चीज़ें खाना जैसे बहुत ज़्यादा चटपटा या स्पाइसी खाना, सो ये खाने से किसी किसी को दिक्कत हो सकती है। दिक्कत मतलब जैसे मोशन की जगह पे जलन होना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। बट हम स्पेसिफिकली ये नहीं बोल सकते कि उन्हें इस वजह से ही पाइल्स हो सकता है। जैसे कि उनकी मदर है, सो मदर है मतलब उनकी एज भी ज़्यादा होगी, एज ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली शी मे बी फेसिंग सम कॉन्स्टिपेशन इशू। अब कॉन्स्टिपेशन रहेगा, सो ओके, सो कॉन्स्टिपेशन अगर कंटिन्यूसली रहता है और लाइफस्टाइल सही नहीं है, इफ शी इज फेसिंग कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली, so obviously she is more prone to develop piles in that scenario. And again, if she is having any genetic history, then her progression will be more. Got it. Like that. So खट्टा खा सकते हैं लेकिन unless it is causing you constipation and और आप ढंग से पानी पी रहे हैं, प्रॉपर पानी पी रहे हैं। Got it. सर एक सवाल ये भी है कि बवासीर की वजह से बहुत तकलीफ रहती है, ये योगा या एक्सरसाइज से राहत मिल सकती है क्या कोई? ओके, सी देखिए, योगा या एक्सरसाइज आप कर सकते हो, बट जैसे मैंने बताया कि पाइल्स होने की कुछ कारण रहती है। राइट। सो जैसे कॉन्स्टिपेशन, लेस फाइबर, जंक फूड, बाहर का खाना, या हैबिट्स में अगर बोले, आजकल मोबाइल बहुत लोगों से छूटता नहीं है। सो ऑब्वियसली दिस इज़ अ कॉमन फाइंडिंग कि अगर कोई मोशन के लिए जा रहा है, कमोड पे जा रहा है, तो ऑब्वियसली कोई किसी को आदत रहती है पेपर लेके बैठने की, हाँ जी, या मोबाइल लेके बैठने की। सो मोबाइल पे उनका काम चलता रहता है, ब्राउजिंग चलता रहता है, एंड देन वो मोशन पे भी बैठे रहते हैं, कमोड पे भी बैठे रहते हैं। सो इसमें होता क्या है कि ही सिटिंग देयर ऑन द कमोड एंड प्रेसिंग डाउन, बियरिंग डाउन, गिविंग स्ट्रेन, and this is continuing for half an hour, maybe 40 minutes, maybe 1 hour. Yeah. So this is the main issue. So ये इस वजह से पाइल्स की समस्या बढ़ने की संभावना रहती है, right? So this is the reason for that. Got it. और कोई एक्सरसाइज या योगा करने से ठीक हो सकता है? एक्सरसाइज देखिए, किसी को अगर ग्रेड 4 पाइल्स है तो along with grade 4 piles he also may have some mucosal prolapse. Mucosal prolapse मतलब जो अंदर की लेयर रहती है एनल कैनाल की, वो भी थोड़ी सी प्रोलैप्स करना शुरू करती है। So that is what is called as a partial prolapse. Okay. So in that scenario, then Kegel's exercises can help to strengthen the pelvic floor. अच्छा। So in that scenario आप बोल सकते हो कि एक्सरसाइज से थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। कीगल्स एक्सरसाइजेस। बट ऑब्वियसली अगर प्रोलैप्स बढ़ता है या ज़्यादा प्रोलैप्सिंग कंपोनेंट्स है पाइल्स के, तो फिर एक्सरसाइज से भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, या जो ऑलरेडी लम्स बन चुके हैं, बड़े हो चुके हैं या बाहर आना शुरू कर दिए हैं, तो वो सिर्फ एक्सरसाइज से तो ख़त्म नहीं होंगे। गॉट इट। लाइक दैट। सो मे बी प्रिवेंटिव तरीके से करा जा सकता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से मेटाबॉलिज्म फास्ट होएगा, उससे कॉन्स्टिपेशन कम नहीं होगा, ऐसा कुछ रिलेशन? यस, एक्सरसाइज से आप ये बोल सकते हो कि कॉन्स्टिपेशन थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो, बिकॉज अनदर रीजन इज लेस एक्टिविटी। हाँ, कम एक्टिविटी करना। व्हेनेवर यू आर डूइंग लेस एक्टिविटी, सो ऑब्वियसली योर इंटेस्टाइन इज ऑल्सो स्लगिश। जैसे कि आपने देखा होगा, ओल्ड एज पेशेंट रहते हैं जो उठ नहीं पाते, घूम नहीं पाते, सो ऑब्वियसली उनकी bowel activity is also sluggish, so Correct. they face constipation more frequently. Right. So exercise will help, obviously exercise will help. Got it, sir. Got it. सर किसी ने एक टैबलेट के लिए पूछा है, क्या
पाइलेक्स टैबलेट्स लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए सेफ़ हैं? क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? ओके, टैबलेट आप यूज़ कर सकते हो. इट कैन बी यूज एज अ प्रोफाइलैक्सिस, या किसी को अगर दिक्कत है तो उस टाइम पे भी यूज़ कर सकते हो. इट विल जस्ट बी हेल्पफुल एज अ प्रिवेंटिव मेजर कि वो प्रोग्रेशन ना होने देगा या आपको रिलीफ दे दे सिम्टम्स में. सो इट कैन बी यूज्ड. गॉट इट. सर एक और डिजीज़ के बारे में क्वेश्चन आया है. मेरे को डॉक्टर ने पाइलोनाइडल साइनस डायग्नोस किया है और उसके लिए सर्जरी सजेस्ट किया है. तो क्या ये सही ट्रीटमेंट है? ओके, सो अगेन पाइलोनाइडल साइनस जो है ये इन दोनों चीज़ों से अलग है, पाइल्स और फिशर से. ओके. और जनरली पाइलोनाइडल साइनस जो होता है वो आपकी टेल बोन के पास होता है. अच्छा. दैट इज द सैक्रल एरिया. गॉट इट. नाउ एज द नेम सजेस्ट, पाइलोनिडल साइनस. जी. साइनस मतलब जिसकी सिर्फ एक बाहर की ओपनिंग है और बाकी कोई ओपनिंग नहीं है. इट इज़ लाइक अ सैक. ओके. थैला जिसे बोले, राइट. सो आपकी जो सैक्रल एरिया रहती है या टेल बोन एरिया रहती है, वहाँ पे एक छोटा सा ओपनिंग बने अगर एक ही साइनस है तो, या मल्टीपल, एक सिंगल साइनस अलॉन्ग विद मल्टीपल ओपनिंग्स है तो एक से ज़्यादा ओपनिंग दिख सकती है जिसमें पस आना, डिस्चार्ज आना, या वाटरी डिस्चार्ज आना, या ब्लडी डिस्चार्ज आना. ओके. ये एक सिम्टम रह सकता है. हाँ जी. या सैक्रल एरिया पे यानी टेल बोन के पास स्वेलिंग आना जिसमें कि पेन हो रहा है, ये हो सकता है. सो दैट इज कॉल्ड एज अ पाइलोनिडल साइनस. और जनरली पाइलोनिडल साइनस जो होता है इसमें गंदगी रहती है जिसमें कि टफ्ट ऑफ हेयर्स फंसा रह सकता है. अच्छा. So whenever there is that tuft of hairs which is stuck in that sinus, so that is when the patient will start having infection there in that sinus, and that infection will present as a discharge, which may be bloody discharge, which may be pus discharge, which may be presenting as a swelling in that area, which may be painful, redness. ये सारी चीज़ें हो सकती है. So in that scenario, obviously there is a source of infection there. So जैसे कि मैंने बोला, whenever again when it is a sinus which is creating infection, so obviously that is to be removed. कोई patients they have a silent sinus, okay, where there is no other symptom but just an opening, okay, जिसमें कि सिर्फ थोड़ा सा डिस्चार्ज आता है which may be watery or bloody, but पस भी नहीं आता है, कोई swelling नहीं है, कुछ नहीं है, but there is just a small opening, that is a sinus. But कुछ patients को यही साइनस में इन्फेक्शन बनना शुरू हो जाता है और then that may lead to swelling, that may lead to pain, that may lead to pus discharge, and these are the findings. So obviously whether a sinus is a silent sinus or if it is presenting with these symptoms, so the treatment in this pailonidal sinus will also always be a procedure, जैसे कि सर्जिकल प्रोसीजर, कि जिसमें कि ये इन्फेक्शन जो है ये हम इसे ख़त्म कर देते हैं, निकाल देते हैं. Okay. So that infected part is removed or ablated with laser, and then that area heals properly, and then scar tissue होके then that goes off. So that is pailonidal sinus. Got it. So पाइलोनाइडल साइनस का ट्रीटमेंट भी लेजर के थ्रू ही होता है? Yes. So इसमें इवन पाइलोनिडल साइनस में भी लेज़र का ट्रीटमेंट ऑप्शन रहता है. ओके. सो जैसे कि मैंने बोला कि अलग अलग प्रेजेंटेशंस रह सकती है पेशेंट्स की. किसी का साइलेंट साइनस रहे या कोई पेशेंट पाइलोनिडल एब्सिस करके प्रेजेंट करे, जिसमें कि बहुत बड़ी गार्ड बन जाती है और पेनफुल रहती है, फीवर आना शुरू होता है, या फिर मल्टीपल साइनस ओपनिंग रहे. सो इन दैट सिनेरियो अकॉर्डिंग टू व्हाट द पेशेंट्स डिजीज इज, देन ट्रीटमेंट जो है अकॉर्डिंगली प्लान होता है कि वेदर ये लेज़र से पूरी तरह से हो सकता है या हमें इसे ड्रेन करना है, इंसिजन एंड ड्रेनेज करना है, या साइनस एक्ससीजन करना है, या फिर अगर बहुत रिकरेंट साइनस है, बहुत ज़्यादा ओपनिंग्स है जो बहुत ज़्यादा फैली हुई है, इन दैट सिनेरियो फिर इसमें फ्लैप सर्जरी का भी एक ऑप्शन रहता है. गॉट इट. और सर जनरली इसके कॉजेज क्या रहते हैं पाइलोनिडल साइनस के? सो देखिए, पाइलोनिडल साइनस जो है, देयर इज नो डेफिनेटिव कॉज विच यू कैन पिन पॉइंट इन अ पर्टिकुलर पर्सन कि ये आपको उसी वजह से हुआ है. सो देयर इज एन हाइपोथेसिस देयर. सो द हाइपोथेसिस इज लाइक कि जो जनरली हेयरी पर्सन्स रहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा बॉडी पे बाल रहते हैं, सो दे आर मोर प्रोन टू द पाइलोनिडल साइनस. अब इसमें हाइपोथेसिस ऐसा है कि डेली आपके बॉडी से बाल झड़ेंगे. सो जब ये बाल झड़ते हैं
तो आपकी जो बटक्स के बीच में जो क्लेफ्ट है, सो क्लेफ्ट के ऊपर का जो टेल बोन एरिया है, सो वहाँ पे ये बाल झड़ने की वजह से वो पिट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके। अब जब बाल झड़ेंगे तो वो पिट बनना शुरू होगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे, मे बी ईयर्स, मे बी मंथ्स, मे बी लाइक दैट, धीरे धीरे वो पिट्स में बाल फंसना शुरू हो जाते हैं। हाँ जी। और वो फिर बाल फंसने की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, और जब वहाँ पे पस बनना शुरू होता है, दैट इज़ व्हेन वहाँ पे डिस्चार्ज आना शुरू होता है, एंड देन दिस इज़ हाउ द डिजीज स्टार्ट्स। सो दिस इज़ वन ऑफ द हाइपोथेसिस कि ये जिस वजह से होता है ऐसा। अंडरस्टूड सर, गॉट इट सर, थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि क्या ये सच है अगर पाइल्स का इलाज ना कराया जाए तो वो कैंसरस हो सकता है? ओके, सो ये बहुत लोगों का सवाल रहता है। जनरली ये पेशेंट को काफ़ी डराने वाला सवाल है कि अगर मुझे पाइल्स है या मैं पाइल्स की ट्रीटमेंट करा लूँ तो इससे कैंसर हो सकता है। सो बेसिकली दिस इज़ नॉट द करेक्ट थिंग। ये काफ़ी दिस इज़ नॉट अ करेक्ट थिंग। ऐसा नहीं है कि अगर आपको पाइल्स है तो आपका पाइल्स कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, या आप अगर पाइल्स की ट्रीटमेंट कराते हो तो उसके बाद आपको कैंसर बन सकता है। सो सी, कैंसर जो है दिस हैज़ सम जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जैसे मैंने बताया। ओके। फिर देर आर सम पेशेंट्स जो देर आर नंबर ऑफ रीजंस जो प्री कैंसरस रहती है जिसकी वजह से हो सकता है। देन देर आर सम स्पोरेडिक रीजंस की पेशेंट को कैंसर की संभावना हो सकती है। सो यू कैन नॉट से कि ये पाइल्स की वजह से ही कैंसर बनता है या पाइल्स की ट्रीटमेंट की वजह से ही कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। उसका और इसका दोनों का कोई लेना देना नहीं है, इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। जनरली होता यह है कि पेशेंट को पीआर ब्लीड रहता है, मतलब मल पास करते वक्त ब्लीडिंग होता है। अब उस पेशेंट को पाइल्स भी रह सकता है, जैसे मैंने बताया कि पाइल्स भी एक वन ऑफ द रीज़न है, या कैंसर भी एक वन ऑफ द रीजंस है, राइट। अब उस पेशेंट ने, उसको अगर पाइल्स है, उसने पाइल्स की ट्रीटमेंट कराई है, अब इफ़ ही इज़ ऑलरेडी प्री डिस्पोज या इसकी जेनेटिक हिस्ट्री है कैंसर होने की, तो ही इज़ मोर प्रोन टू डेवलप कैंसर इन फ्यूचर लाइफ। सो ऑब्वियसली ही मे हैव अ पाइल्स भी रह सकता है जो ट्रीट हो गया है। अब आगे अगर उसकी प्रीडिस्पोजिशन है, इफ ही इज हैविंग अ फैमिली हिस्ट्री, सो ऑब्वियसली ही इज मोर प्रोन टू डेवलप एनी कैंसर ऑफ कोलॉन या रेक्टम। सो दिस इज डिपेंडेंट ऑन दैट, इट इज नॉट रिलेटेड टू द पाइल्स और द ट्रीटमेंट ऑफ द पाइल्स। गॉट इट सर। सर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ गए हमारे पास, लेकिन आई थिंक हम समय की लिमिट के कारण हम आखिरी के 1-2 सवाल आपसे और लेंगे। सर किसी ने एक क्वेश्चन ये आया है हमारे पास कि पाइल्स की लेज़र ट्रीटमेंट कराने के बाद क्या फिर से होने का खतरा रहता है? ओके, यस, सी पाइल्स की अगर आप देखेंगे, जैसे अपेंडिसाइटिस अगर है किसी को जी, या पित्त की थैली में पथरी है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स जी, सो उसमें सर्जरी होती है जिसमें कि गॉल ब्लैडर हम निकाल देते हैं, राइट, और स्टोन्स भी निकल जाते हैं, राइट। सो दिस इज द ट्रीटमेंट। अपेंडिसाइटिस है तो अपेंडिक्स निकल गया। सो अपेंडिक्स में प्रॉब्लम था, अपेंडिक्स इज अ ऑर्गन, कंसिडर गॉल ब्लैडर इज अ ऑर्गन, कंसिडर ऐसे। उसमें बीमारी थी पत्थर, या अपेंडिक्स में बीमारी थी इन्फेक्शन। अब सर्जरी में क्या हुआ है, पूरी पित्त की थैली निकल गई, पूरा अपेंडिक्स निकल गया। सो व्हेन द ऑर्गन इज रिमूव्ड, सो ऑब्वियसली इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम वापस से नहीं होगा, राइट। अब हम आते हैं पाइल्स की तरफ। अब जैसे मैंने बताया, हियर द ऑर्गन हम बोल सकते हैं इट इज़ द एनल कैनाल, करेक्ट, राइट। अब यहाँ पे जो बीमारी है, जो वहाँ पे पत्थर थी गॉल ब्लैडर में, यहाँ पे वो बीमारी है पाइल्स, राइट, या आप बोल लो फिशर, या आप बोल लो फिस्टुला, करेक्ट, राइट। उसमें क्या हुआ था, जिसमें पित्त की थैली में पथरी थी, उसमें गॉल ब्लैडर अलोंग विद स्टोन वाज रिमूव्ड, राइट। सो व्हेन देयर इज नथिंग देयर टू कॉज द प्रॉब्लम, उस पेशेंट को वो प्रॉब्लम वापस से होगी ही नहीं जिसको गॉल ब्लैडर स्टोन्स था, राइट। अब यहाँ पे क्या है, अब इसको हम कंपेयर करते हैं, किसी पेशेंट को किडनी में स्टोन है अगर, अब अगर किडनी में किसी को स्टोन है, इसमें किडनी तो नहीं निकलती, राइट, उसमें स्टोन निकलता है या स्टोन ब्रेक होता है, राइट। व्हाई? बिकॉज किडनी इज रिक्वायर्ड देयर, that is required there for the normal function. Similarly here, whenever it is an anal canal, so this is the normal process how you defecate, so it is required there, got right. So obviously हम ये भी नहीं निकाल सकते, जैसे किडनी नहीं निकाल सकते, so we have to treat the disease there, right? So whenever it is like that, when the organ is staying there, अब जैसे मैंने बोला आपको कि there are number of reasons जो पाइल्स होने के कारण बनते हैं, जिसमें कि जेनेटिक कंपोनेंट हो गया एंड देन लाइफस्टाइल हो गया।
सो ऑब्वियसली जब पाइल्स की सर्जरी हो जाती है, सो यू हैव टू फोकस ऑन योर लाइफ स्टाइल. You have to keep your lifestyle healthy. You have to keep your diet fiber rich. Take proper amount of water. Avoid constant or long time sitting on commode. है ना? Avoid constipation by following these lifestyle measures. So अगर आप ये follow करते हो तो आपको वापस से पाइल्स की संभावना होने की संभावना काफ़ी हद तक मिनिमल रहेगी. Got it. Like that. Got it, sir. Thank you, sir. सर इसी के साथ हम आज का लाइव सेशन क्लोज करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर. Thank you. फॉर कमिंग हियर एंड आंसरिंग सो मेनी क्वेश्चंस. आई नो हमारे काफ़ी सारे सवाल रह गए हैं. सो अगर आपको और भी सवाल हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं. हमारे एक्सपर्ट आपकी पूरी हेल्प करेंगे. प्रिस्टीन केयर 30+ सिटीज़ के अंदर अवेलेबल है और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स एंड सर्जन्स आपका सारा ध्यान रखेंगे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला या फिर प्रोक्टोलॉजी के रिगार्डिंग कोई भी डिजीज़ के लिए. एक बार फिर से धन्यवाद प्रिस्टीन केयर सर्जरीज़ के लाइव सेशन को अटेंड करने के लिए. मिलते हैं आपसे अगले सेशन में. थैंक यू वेरी मच. इट वाज वेरी नाइस पॉडकास्ट जिसमें काफ़ी सवाल आए हैं लोगों के. आई थिंक अब इस पॉडकास्ट से लोगों के काफ़ी माइंड्स क्लियर हो जाएंगे इस बीमारी के बारे में, इससे रिलेटेड ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में या ट्रीटमेंट के बाद के जो क्वेश्चंस रहते हैं फ्रीक्वेंटली उनके बारे में. Got it, sir. Thank you so much, sir, for your time. Okay, thank you.